गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार कॉन्सेप्चुअल हिस्ट्री में आपका भी एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो इट इज द थर्ड वीडियो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस एंड सर्किट्स, दैट मींस फॉर एडीसी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मास एक्शन लॉ। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर मास एक्शन लॉ? मास एक्शन लॉ सेज दैट n into p इक्वल टू ni स्क्वायर। गेट में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फॉर गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे भी है। तो ये मास एक्शन लॉ होता है, ये होता है एन, तुम्हारा क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और वी कैन से पर मीटर क्यूब, ओके। और यू कैन कॉल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स per centimeter cube, okay, and P is the number of holes per centimeter cube or density of holes per centimeter cube. This is mass action law। मतलब एक कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तुम्हारा, लेट सपोज ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, होल होंगे, ठीक है, एट 300 केल्विन लेट सपोज वी टॉक अबाउट, दैट मींस इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं टेम्परेचर अगर हमारा 300 केल्विन है तो n होंगे और नंबर ऑफ होल्स होंगे। तो उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो क्या होता है, ni स्क्वायर। दैट मींस अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, इंट्रिंसिक के लिए, तो इंट्रिंसिक का मीनिंग क्या होता है, विदाउट डोपिंग, कोई डोपिंग नहीं की गई है उसमें। इसका मतलब कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे और जो होल होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो मास एक्शन लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, n into p इक्वल टू ni स्क्वायर। दैट मींस इट विल बी इक्वल टू ni। इट इज द कंडीशन फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, होल डेंसिटी किसके बराबर होगी, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ni क्या है तुम्हारा, ni है तुम्हारा इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ये भी किसमें होगा, पर सेंटीमीटर क्यूब में। समझ में आ रही है बात? तो ये होता है हमारा मास एक्शन लॉ, इसको नोट करो, फिर आगे इसको एलेबोरेट करते हैं कहां अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा मास एक्शन लॉ। अब जब ये तो हमने इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर दी, कि n और p इक्वल टू, अगर हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर n p दोनों हमारे बराबर होंगे, वो ni के बराबर होंगे। अगर हम एक्सट्रिंसिक की बात करें, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, जब हम इसमें डोपिंग करते हैं तो होगा क्या, एक्चुअली इसका मीनिंग ये, ni सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों के लिए फिक्स होता है। ni की वैल्यू 1.5 into 10 पर सेंटीमीटर क्यूब सिलिकॉन के लिए, और 2.5 into 10 जर्मेनियम के लिए होती है ये, ठीक है। अब होगा क्या कि ये इनका मल्टीप्लिकेशन जो कैरियर्स हैं इंट्रिंसिक में, इनका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही है, ये तो एक वैल्यू है, ni वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब जब हम एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे तो होगा क्या, एक्सट्रिंसिक में डोपिंग इंक्रीज करते हैं। लेट सपोज एन टाइप सेमीकंडक्टर है कोई, ठीक है, तो उसको हमने nx x टाइम्स डोपिंग की है उसमें, ठीक है, तो उसके अंदर होल भी तो होंगे। अगर एन टाइप की बात कर रहे हैं तो मेजॉरिटी n हो गए और होल क्या हो गए, माइनॉरिटी हो गए। तो सेम टाइम पे जो p होगा वो डिवाइड बाई x हो जाएगा। ये समझ में आ रही है? ये अगर हम डोपिंग इंक्रीज करते हैं तो x टाइम्स सपोज डोपिंग इंक्रीज की, तो जो माइनॉरिटी कैरियर होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे। दैट मींस अगर इनका हम nx इंटू पी बाई एक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे np आएगा। np हमारा क्या है, ni स्क्वायर। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी अगर हम डोपिंग कर देते हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन का, वो भी एनआई स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसके लिए कंडीशन होती है, जब हम मास एक्शन लॉ अप्लाई करेंगे तो इसके लिए ये नेसेसरी है कि थर्मल इक्विलिब्रियम दिया होना चाहिए क्वेश्चन में। मतलब इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए जब तुम उसमें डोपिंग इंक्रीज कर रहे हो। समझ में आ गई इसकी बात? क्या कह रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो जो इंट्रिंसिक में एन और पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर था, और जो एक्सट्रिंसिक में हमने डोपिंग की उसके बाद भी उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट ही रहेगा, बशर्ते कि हमारा टेम्परेचर उस टाइम पे कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी मास एक्शन लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मास एक्शन लॉ क्या कहता है? कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर multiplication of the carrier concentration in semiconductor will be equal to Ni square। ये हमारा होता है मास एक्शन लॉ। ठीक है, अगर हम यहीं पे अब हम बात करें, जैसे लेट सपोज अगर हम यहां पे बात करते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इसके लिए रूल तो हमारा यही है, ये हमारा रूल है, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एन टाइप के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप, दिस रिटन इन सबस्क्रिप्ट कॉल्ड द टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर। ओके, दैट मींस इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप इनटू होल इन एन टाइप इक्वल टू एन आई स्क्वायर। यही है ना? सेम पी टाइप की अगर हम बात करेंगे तो पी टाइप की बात करेंगे तो पी में क्या हो जाएगा? होल इन पी टाइप इंटू इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ये एन और पी टाइप के लिए लिख सकते हैं इसको, आसान है, सिंपल। बस एन टाइप में तो एन इन इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप, होल इन एन टाइप, होल इन पी टाइप, इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप इक्वल टू एन आई स्क्वायर, ये कर सकते हो। तो यहां से ये तो समझ में आ गया कि कैरियर कंसंट्रेशन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दे, बस हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम दिया होना चाहिए क्वेश्चन में, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। उस टाइम पे उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? एन आई स्क्वायर के। चाहे हम तो वो तो इंट्रिंसिक में बात करें या हम एक्सट्रिंसिक में बात करें, बात एक ही है, बस क्योंकि एक्सट्रिंसिक में डोपिंग बढ़ाओगे तो माइनॉरिटी वाले की डिक्रीज हो जाएगी, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन होगा। जब हम डोपिंग बढ़ाएंगे रिकॉम्बिनेशन होगा, तो उसकी वजह से माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा एन आई स्क्वायर के बराबर होगा। तो मास एक्शन लॉ इंट्रिंसिक के लिए, तो मास एक्शन लॉ का मतलब ही क्या है? क्योंकि एन इक्वल टू पी इक्वल टू इंट्रिंसिक में तो एन आई होता ही है, यहां से निकाल सकते हो सीधा। एन आई दिया गया है, मतलब इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन्स भी उतने होंगे और होल्स भी उतने होंगे। लेकिन जब हमारा ये दिया गया है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें हम माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज किसी क्वेश्चन में कहा गया है Na गिवन है, Na मतलब एसेप्टर टाइप। अभी हम बताएंगे डोपिंग किस टाइप की क्या होती है, Na क्या होता है, Nd क्या होता है। अभी मान के चलो ये डोनर टाइप होती है, ये एसेप्टर टाइप होती है। अगर Na गिवन है तो ये पी टाइप है, और Nd गिवन है तो ये एन टाइप है। Ndi गिवन है तो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। मतलब हमारा कहने का मतलब ये हो गया, तो हम इससे क्या कर सकते हैं? एक्चुअली जो मास एक्शन लॉ है उससे हम माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन जनरली फाइंड करते हैं। ठीक है, तो Na अगर तुम्हारा गिवन है पी टाइप में, Na क्या हो गया? P हो जाएगा तुम्हारा, तो P अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Na। ये कैसे लिखते हैं अभी हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, तो डोंट वरी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब पी टाइप की बात करेंगे, पी टाइप की, तो इसमें एन जो होगा, एन ही तो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है, तो एन पी माइनॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप क्या हो जाएगा? एन आई स्क्वायर अपॉन पीपी। पीपी क्या हो जाएगा तुम्हारा? अगर पी टाइप है तो एन ए, डोपिंग कंसंट्रेशन दी होगी, वहां से हम क्या निकाल लेंगे? माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। दैट मींस मास एक्शन लॉ से हम जनरली फाइंड करते हैं माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। ओके, नाउ एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं, ये नोट कर लेना, पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में नोट करते जाओ। बाकी एक चीज और हम बताना चाह रहे थे इसमें कि
एक डीजनरेट सेमीकंडक्टर नाम का वर्ड आता है, डीजनरेट। दो होते हैं, एक होता है नॉन डीजनरेट सेमीकंडक्टर, एक होता है डीजनरेट सेमीकंडक्टर। ओके, नॉन डीजनरेट क्या होता है? इसमें मॉडरेट डोपिंग की जाती है, मॉडरेट डोपिंग, और वी कैन से लाइटली डोपिंग नॉन डीजनरेट में। दैट मीन्स होगा क्या, अगर मॉडरेट डोपिंग की गई है तो यहाँ एन भी अवेलेबल होंगे, पी भी अवेलेबल होंगे, दोनों होंगे, क्योंकि डोपिंग हाई है तो माइनॉरिटी कैरियर कम होंगे, लेकिन होंगे तो। लेकिन डीजनरेट में क्या हो जाता है कि जो डोपिंग की जाती है वो बहुत हाई होती है, मतलब 1:10⁻³ रेशो में होती है। मतलब अगर कोई जर्मेनियम का बार दिया गया है यहाँ पे, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का, तो जर्मेनियम की कितनी होती है, जर्मेनियम के एटम्स 4.4 इंटू 10⁻22 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये वैल्यू याद कर लेना जरा, आप आगे काम आएगा। सिलिकॉन के लिए कितनी होती है एटम कंसंट्रेशन, टोटल नंबर ऑफ एटम 10⁻22 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आप याद कर लेना, ठीक है। तो जर्मेनियम, जब हमारा प्योर जर्मेनियम है तो एटम कंसंट्रेशन जो दी गई है ये दी गई है, ठीक है, उसमें 1:10⁻3। इसका मतलब ये होता है, इस टाइप से लिखा जाता है, 1:10⁴ लिखे या 3 लिखे, कुछ भी लिखे, कि 10⁻4 जर्मेनियम एटम में एक एटम हम इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं। क्या होता है इसका मीनिंग कि टोटल नंबर ऑफ ये दिए गए वो छोड़ो, भी 10⁻4 जर्मेनियम एटम लिए, उसमें एक ऐड कर दी। अब 10⁻4 इतने में कितने टोटल 10⁻4 के पार्ट बनेंगे, तो इसको हम इंप्योरिटी कंसंट्रेशन ऐसे निकाल सकते हैं ना, यहां से इंप्योरिटी कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर्स एटम, दैट मीन्स वो सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम कुछ भी हो, इनटू 1/10⁻4। अगर 1:10⁻4 दिया है तो 1/10⁻4, 1:10⁻3 दिया है तो 1/10⁻3, और टोटल नंबर ऑफ एटम यहां से लिख सकते हो। अगर जर्मेनियम की बात कर रहा है तो ये रखना है और इससे मल्टीप्लाई कर देना। अगर यहाँ पे सपोज दे देता 10⁻8 तो क्या हो जाता 1/10⁻8। अगर यहाँ ये दे देता कि 10⁻8 जर्मेनियम एटम में 5 एटम हम इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होता, यही तो होता 5:10⁸, ये होता मतलब। तो एक में कितना होगा 5 में, सॉरी, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये होता है 10⁸ एटम में हम 5 इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, इंप्योरिटी। एक में कितना हो जाएगा 5/10⁸, एक एटम में। टोटल एटम कितने 5 × 10⁻22, और ये कुछ भी हो सकता है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ता है कि रेशो के इधर का लिखना होता है वो ऊपर लिखना होता है, और इधर वाला तो यहाँ पे 4 की जगह फिर क्या लिख जाएगा 8 लिख जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 5, तो इंपेरेटिव एटम निकल आएंगे। बिल्कुल आसान है ये, ठीक है, इसको नोट करो, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो ये हमारा किसके बारे में था, मास एक्शन लॉ के बारे में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक सपोज एक हमारा सेमीकंडक्टर है, इसमें कंसंट्रेशन दी गई है N1P1, इसमें दी गई N2P2, ठीक है। टेम्परेचर हमारा दिया गया है कांस्टेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट अभी मैंने बताया था मास एक्शन लॉ अप्लाई हो सकता है। इसके लिए मास एक्शन लॉ क्या होगा N1P1 इक्वल टू Ni², इसके लिए क्या हो जाएगा N2P2 इक्वल टू Ni²। Ni तो सेम रहेगा, क्योंकि देखो ये भी किसी ने या तो सिलिकॉन का बार होगा या भी सिलिकॉन का बार होगा, या ये जर्मेनियम का तो ये भी जर्मेनियम का, तो Ni रिलेट्स टू या तो सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो ये तो फिक्स रहेगा। तो ये इससे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 मान लें, अगर इसकी इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 1 इक्वल टू
इक्वेशन 2, दैट मीन्स N1 इंटू P1 इक्वल टू N2 इंटू P2 लिख सकते हैं। कब? जब थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, देन यू राइट लाइक दैट N1 इंटू P1 इक्वल टू N2 इंटू P2, बिकॉज यहां से हमने क्या किया, डोपिंग चेंज ही तो की है। N1 P1 पहले है, उसमें कुछ डोपिंग बढ़ाई होगी तो N2 हो गया, P2 हो गया वो, क्योंकि डोपिंग बढ़ाने पर दोनों कैरियर अफेक्टेड होंगे ना, माइनॉरिटी भी होंगे मेजोरिटी भी होंगे। तो वो लेट सपोज मान लिया N2 P2 है, तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं, इसको नोट करो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम, आइंस्टीन रिलेशन। आइंस्टीन रिलेशन क्या होता है? ये एक साइंटिस्ट, तो आइंस्टीन अलग थे, वो उन्होंने नहीं दिया था इसको, बट इसका जनरली जिसने भी दिया, बट उनके नाम पे ये नहीं पड़ा है, मतलब बेसिकली उन्होंने ये डिस्कवर नहीं किया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन होती है dn फॉर n म्यू n इक्वल टू dp अपॉन म्यू p इक्वल टू vt। ये होती है आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू bt। अगर फॉर n के लिए बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, dn म्यू n नीचे लाएंगे तो म्यू n, ठीक है, इक्वल टू bt। और अगर इसी को p के लिए बनाएंगे तो dp बाई म्यू p इक्वल टू bt। bt दोनों के लिए सेम है, तो इसको हम इस टाइप से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिकली इसको याद रखना, अगर ये याद ना रहे, आइंस्टीन इक्वेशन होती है ये। ठीक है, ये अब देखो, म्यू की यूनिट हमने बताई थी क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और बीटी की थर्मल वोल्टेज है ना, तो इसकी वोल्ट होगी। तो म्यू और बीटी की यूनिट निकालोगे तो यहां से डी की यूनिट क्या निकल के आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड इंटू वोल्ट, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो डी की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, नॉट वोल्ट सेकेंड। वोल्ट सेकेंड तो हमारी मोबिलिटी की होती है। ठीक है, हो क्या रहा है देखो, ये लिख लिया, इसको इरेज करता हूं मैं। बीटी हमने देखा था, बीटी क्या हमने बताया था, यही बताया था। अगर इसको जरा सॉल्व करोगे ना तो बीटी क्या निकल गया है, के बार की वैल्यू क्या बताई थी, 1.381 इंटू 10⁻23 जूल पर डिग्री केल्विन, और क्यू की वैल्यू यू नो, दैट मीन्स अगर इसको पुट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 11600 बीटी। ओके, वीडियो को एक बार अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, सारी चीजें डिस्कस करता जा रहा हूं। ठीक है, अब हम अगर तो डी हमारा क्या था, म्यू बीटी, यही था। बीटी हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था, प्रोपोर्शनल टू टी कर रहा था, और म्यू हमारा ऑल्सो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था। अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था म्यू प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर -m। ये लीनियर डिपेंड करता है, ये हमारा नॉन लीनियर फॉर्म में डिपेंड करता है। ठीक है, तो जरा गौर से देखो, मैंने एक स्टेटमेंट बोला था पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास में आई थिंक बोला था कि टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन से हमने 300 केल्विन तक लेके गए थे, तो कितना चेंज था बीटी में, 26 मिली वोल्ट का, दैट इज वेरी, बहुत कम था वो। ठीक है, बहुत कम चेंज था वो थर्मल वोल्टेज में। तो एक बार हम जरा दिखाते हैं तुमको कुछ। तो बीटी हमारा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज दैट मींस बीटी इंक्रीज हो रहा था, बट बाय स्मॉल वैल्यू। ठीक है, मैंने स्मॉल एरो बनाया है इसका, और छोटा कर लो इसको। ठीक है, और मोबिलिटी क्या होगी, मोबिलिटी काफी डिक्रीज होगी, क्योंकि ड्यू टू द पावर -m में अपॉन में जाएगा, तो मोबिलिटी
डिक्रीज होती है। अब ये मल्टीप्लीकेशन ही तो है, तो बीटी कम इंक्रीज हो रहा है, म्यू जो मोबिलिटी है वो ज्यादा डिक्रीज हो रही है, तो फाइनली डी क्या होगा, फाइनली डी डिक्रीज होगा ना, ठीक है। ये लीनियर है, ये लीनियरिटी में चेंज होता है टेम्परेचर के साथ में, ये नॉन लीनियरिटी में, तो नॉन लीनियरिटी वाला ज्यादा चेंज हो रहा है ना, तो ये डी क्या होगा, डिक्रीज होगा, कब, जब टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट यहां से रख सकते हो, टी इंक्रीजेज दैट मींस डी डिफ्यूजन कांस्टेंट, डी इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट, डी इज डिफ्यूजन कांस्टेंट, ओके। सो डी विल बी डिक्रीज बट नॉन लीनियरली, समझ गए। तो हमने इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन अभी नहीं देखा है, वो हम अभी देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। अभी हमने टेम्परेचर डिपेंडेंसी किसकी देखी, मोबिलिटी की देखी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी एनर्जी गैप की देखी, एनर्जी गैप में इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, और तुम्हारा उसमें मोबिलिटी में भी इनवर्सली था बट नॉन लीनियर फॉर्म में था, टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। बट अब हमने डिफ्यूजन कांस्टेंट की भी देख ली, नॉन लीनियर फॉर्म में डिपेंड होता है ये, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज करता है ओवरऑल, ठीक है। यहां से ये कह सकते थे तुम डायरेक्टली कि बीटी भी तो बढ़ रहा है, लेकिन बीटी बहुत कम बढ़ता है, म्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है, तो फाइनली वो डिक्रीज होगा, ठीक है। समझाने का तरीका है, बाकी देखा सब प्रैक्टिकली गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिवाइस सर्किट है, इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकली है, बस जितना कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने की उतना समझ लो, ठीक है। तो बाकी डी हमारा ये, इसको नोट करो जरा। और हाँ एक ये, अगर मैं यहां से अगर लिखूं डी बाई म्यू दैट मीन्स बीटी, तो डी बाई म्यू की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आता है, ठीक है, वोल्ट। एक बार ईएस में ये भी पूछा गया है म्यू बाई डी की यूनिट क्या है, तो क्या हो जाएगी, अपोजिट करोगे तो वोल्ट इनवर्स, ठीक है, राइट डाउन, ठीक है फ्रेंड। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक्चुअली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन दैट मीन्स Ni, ओके। सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। इसमें इसका प्रूफ भी देखेंगे कैसे है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और बाकी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आपसे हम यही आशा रखते हैं कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अभी तक अगर हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, और जो भी सजेशन है आप मतलब, क्योंकि पिछले वीडियो में किसी स्टूडेंट ने हमसे बोला था कि सर वी आर फेसिंग प्रॉब्लम विद इंग्लिश, सो यू प्लीज यूज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेज। सो आई एम ट्राइंग दैट कि हिंदी भी यूज हो, इंग्लिश भी हो, ताकि किसी को समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया है, स्पेशली आई एम सेइंग फॉर IIT बड़ोदरा स्टूडेंट्स, एक्चुअली प्लीज डोंट स्टॉप एट दैट टाइम, उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि देखो अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो कहीं से अगर काफी दिनों से सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मेहनत बेकार है, ठीक है। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है एक वीडियो को शूट करना, उसके बाद एडिट करना, उसमें उसकी क्वालिटी डिक्रीज करना, सारी चीजें बहुत टाइम लग जाता है, तो प्लीज आपसे हम यही आशा रखते हैं कि इसको जितना ज्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ताकि हमें भी खुशी मिले वीडियो बनाने में। बाकी अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, और उसके बदले में आप आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप इसको शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बोलें कि इसको सब्सक्राइब करें, और जहां तक ये नहीं कुछ स्टूडेंट के पास नहीं पहुंच पा रहा है तो उनके पास ये वीडियो पहुंचाएं, ये आपकी ड्यूटी है। थैंक यू।